नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है अर्चना सुनाती कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कप में कॉफ़ी और स्नैक्स लेकर वो ड्राइंग रूम में आया तो मेरी नज़र एक बार चुटकनी लगाकर बंद कर दिए गए दरवाजे की ओर चली गई। वो पहले से ज़्यादा असहज हो गया। सफाई सी देते हुए आवाज़ में बोला, दरवाज़ा खोलकर नहीं बैठ सकते, खिड़कियाँ तो खुली ही हैं, हवा को क्रॉस मिल गया तो। काफी पीते हुए वो अपने शहर के मौसम और बहुत सी चीजों के बारे में बताकर और जैसे भी बन पड़ा मेरी असहजता कम करने की कोशिश करता रहा। फिर कुछ देर तक हथेली पर दूसरे हाथ का मुक्का ठोकने के बाद अचानक दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कहाँ चला गया ये अचानक? थोड़ी देर मन में संशय, उत्सुकता और भी बहुत से भाव आते जाते रहे। फिर प्रतीक्षा में बाहर झांका तो एक सनसनाहट सी पूरे बदन में दौड़ गई। घर, लॉन, चार दीवारी, सड़क, सभी की सीमा रेखाओं के अस्तित्व जलधारा में विलीन हो गए थे। बारिश तो कोई मूसलाधार हो नहीं रही थी, फिर इतना पानी, कहीं ये सैलाब हुआ तो सैलाब कहाँ, कब, क्या उस नदी से संयम तोड़ दिया जो आते जाते बस से दिखी थी, जगत की प्यास बुझाने को आकुल, प्रफुल्लित, स्वच्छंद, उत्साहित बहती हुई, पर थी तो अपनी सीमा रेखाओं के भीतर ही। हाँ, मगर तूफान के आने से पहले तक का यह हमारे उगले धुएं के गरल को खामोशी से पीता शांत आसमान भोरा गया था, जो घुमड़ घुमड़ कर अपनी ऊंचाई त्याग धरती पर गिर जाने को आतुर हो गया था। या फिर यह उस सोते का ही पानी हो? उसने तो यही बताया था, ठीक ही कह रहा होगा। वो तो तोकल है, कितना अद्भुत लेकिन सुंदर सत्य है। ऊपर से कठोर चट्टानों के भीतर निर्मल नीर की ये तरल धारा प्रवाहित होती रहती है, कभी कभी कहीं उन्हें फोड़कर बाहर निकल आती है, सूर्य दर्शन करने, सांस लेने, और फिर कुछ दूर चलकर उनकी पर्वतों के भीतर समा जाती है। मैं उस अजनबी के घर में अकेली थी जिसके यहाँ बाहर आए तूफान से बचने के लिए कुछ देर पहले शरण ली थी। दिमाग में यह वाक्य आते ही मन में प्रतिरोध किया, क्या वाकई ये अजनबी है? क्या वाकई सिर्फ एक घंटा साथ बिताया है हमने? इस एक घंटे में मुझे सहज करने और सुविधाजनक स्थिति देने के लिए क्या नहीं किया उसने? हकीकत में तो ऐसा होता नहीं। जिन रिश्तों की डोर में बंद कर बरसों गुजारे हैं, उनमें आज तक कभी कुछ भी इतना सहज और साधिकार हुआ है क्या? इतना दोस्ताना एहसास मुझे लगने लगा था कि मैं इंसान न होकर किसी उपन्यास की पात्र हूँ। तभी जोर से बिजली कड़की और मेरी नजर दीवार पर बने शेल्फ पर अटक गई। कंप्लीट पोएम कलेक्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ में फुर्ती से उठकर उस शेल्फ के पास पहुंच गई। तो उसे भी पुस्तकों का शौक है, वो भी मेरे सारे वही कवि जो मुझे बहुत पसंद हैं। लगभग घंटे भर बाद लौटा। आपका बुक्स कलेक्शन तो गजब का है। मैंने उसे देखते ही कुछ ऐसे उत्साह में भरकर बोलना शुरू किया जैसे अपने किसी दोस्त के घर खाने पर आई हूँ। तभी उसे पानी में तरबदर देखकर मैं जैसे झटके से वर्तमान में लौटी। कुछ दूर पर ही एक टैक्सी स्टैंड है और उससे कुछ दूर पर एक और हवेली। गाड़ियां भी होती है उनके पास, मगर काम बना नहीं। सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मैं समझ सकती हूँ कि वो कुछ ऐसी लाचारगी से बोला कि मैंने बात काट दी, समझते हैं ना? तो फिर अब बस कीजिए, शांत बैठ जाइए। आप इस झंझावट में टैक्सी देखने गए थे, बताया भी नहीं। समझ में नहीं आता कि आप इतने तूफान में निकले ही क्यों? कुछ हो जाता तो? अब जाइए, पहले बदन सुखाकर कपड़े बदल कर आइए। मैंने उसे सिर से पांव तक भीगे हुए देखकर इतना साधिकार डांटा कि मुझे खुद अपने लहजे पर आश्चर्य हो आया। उसने कमरे में बनी लकड़ियां जलाने की जगह पर लकड़ियां जला दी। एक कंबल खुद लेकर एक मुझे देते हुए एक बार खामोश निगाहों से खुली खिड़कियों की ओर देखा, जैसे बंद करने की इजाजत लेना जरूरी हो और इजाजत मिलने की उम्मीद बिल्कुल न हो। मैंने नजरें बचाकर पुस्तक में गाड़ दी। मेरी नजरें पुस्तक पर थी, पर उसके चेहरे पर आई मुस्कान में मैं महसूस कर रही थी जिसमें लिखा था, इससे क्या होगा, तुम्हें इससे राहत मिलती है तो यही सही। वो एक फर वाला मोटा सोल ओढ़ ले आया और मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे कान से ओढ़ लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। लेकिन मैंने कंबल पैरों पर डालकर कहा, बस इतना काफी है। आप यहाँ इस पर्यटन स्थल पर अकेले कैसे? पूछना उसका हक बनता था, पर वो एक बार फिर प्रश्न करने के लिए शब्द ढूंढने लगा और मैं एक बार फिर खुद में सिमट गई, सोचने के लिए कि उन प्रश्नों के क्या उत्तर दूं जो सभ्यता बस उसने पूछे नहीं है मगर उसके चेहरे पर छपे हैं। आप फिक्र न करें, जैसे ही मौसम इतना सुधरेगा कि मेरी छोटी सी कार के चलने योग्य हो जाए, मैं आपको आपके होटल छोड़ आऊंगा। मेरी आंखों में एक संकोच भरा धन्यवाद उभर आया तो उसने बात टाल दी। आपके फेवरेट पोएट भी
वर्थ सरवर्थ हैं शायद। हाँ, उनकी सारी कविताएं जुबानी याद है मुझे। पन्ने पलटते हुए एक जगह उंगलियां रुक गई। बेसाख्ता मेरी जुबान मेरे प्रिय कवि की कविता गुनगुनाने लगी। उसने पैर समेटकर पालथी मार ली। कुसंस गोद में रखकर उन पर कोहनी टिकाकर हथेली पर चेहरा टिका दिया। उसकी आंखों में कौतूहल था, होठों पर प्रशंसा वाली मुस्कान और मुद्रा में बोलते जाने का अनुग्रह था। और मेरी वाणी को परवाह मिल गया। कुछ देर बाद मैंने देखा उसके चेहरे के भाव शून्य में कुछ ढूंढने लगे थे। मेरी वाणी ठिठक गई। मैं अक्सर सोचता हूँ कि इन पंक्तियों का मतलब केवल वही नहीं जो सीधे से है, कुछ और भी है, कुछ बहुत गहन जो शायद मेरी समझ में नहीं आता। एक नहीं कई गहन मतलब हैं जैसे। और मेरी वाणी को एक बार फिर गति मिल गई। वाह वाह, क्या खूब। वैसे तो बीच बीच में मैं भी उसके उत्साहित वाक्य मेरा उत्साह बढ़ा रहे थे, पर अंत में वो कूद पड़ा। यही तो मुझे लगता था कि कुछ तो है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपने इसे इतने सुंदर शब्दों में बताया कि कैसे धन्यवाद करूं। आपको तो अंग्रेजी की व्याख्याता होना चाहिए था। एक शर्मीली मुस्कान खुलकर मेरे होठों पर खिल गई। वही तो मैं हूँ। तभी मुझे लगा कि कमरे में चांदनी छिटक आई है। तो क्या आसमान साफ हो गया? बरस चुकी बारिश जितनी बरसनी थी। मैं कौतूहलवश उठकर खिड़की पर आ गई। बाहर का दृश्य मैंने अपलक निहारती ही रह गई। कई छोटी बड़ी पहाड़ियों को गोद में लिए देवदारों से आच्छादित घाटी क्षितिज तक फैली थी। आकाश साफ नहीं हुआ था। तीव्र गति से उमड़ते घुमड़ते बादल आसमान में जाने कहाँ भागे जा रहे थे। मुझे लगा सामने मेरे मन का ही विस्तार फैला पड़ा है। लेकिन जल्द ही हवा के झोंके घुमावदार हो गए और पानी के छींटे के साथ मेरे गाल भिगोने लगे। वो फुर्ती से उठा और मुझे पहले कंबल शॉल की तरह उड़ाया, फिर फर वाला शॉल उठाकर मेरे सिर पर डालकर मेरे कानों से घुमाते हुए मुझे उसमें पूरा लपेट दिया। उफ, ये निस्वार्थ फिक्र, उसमें की जाने कितनी सिरने तनमन से होती हुई आत्मा में उतरती चली गई। अब बारिश निद्रंत बरसने लगी थी। बेलगाम बेफिक्र मस्र और अलहड़ किशोरी सी हवाओं ने भी लगता था सारे बंधन तोड़ दिए हों। चर्चा अंग्रेजी साहित्य से फूलों फूलों से समुच प्रकृति, प्रकृति से प्यार और प्यार से प्लेटोनिक लव तक पहुंच गई थी। प्लेटोनिक लव की अवधारणा बहुत रोमांचित करती है, मगर इसकी सत्यता पर यकीन नहीं होता। मेरा स्वर अचानक उदास हो गया और आंखों में व्यंग्य, अविश्वास और निराशा के बादल गहरा गए। आपको लगता है इस दुनिया में ऐसा प्यार होता होगा? बिल्कुल, बस उसे पहचानने की नजर होनी चाहिए। वो तो दुनिया में इस बारिश की तरह बरस रहा है, नदी निर्झर की तरह बह रहा है। लोग उसे कटोरी में भरने की कोशिश करते हैं, जबकि उसे पाने के लिए सागर जैसा दिल चाहिए। अब हम निर्झर के नीचे कटोरी रख देंगे तो वो भर पाएगी क्या? उसने कुछ ऐसे विश्वास के साथ कहा कि मेरा विवादी मन विद्रोह कर उठा और जैसे मेरे मन पर जमे बरसों के बादल भी बरसने को आतुर हो गए। और फिर अविनाश के डोमिनेटिंग स्वभाव के कारण होने वाली घुटन और अपने ढंग से जिंदगी न जी पाने की कसमसाहट भरे पूरे दिखने वाले जीवन में पसरा खालीपन, बरसों साथ जीने के बावजूद आत्मा का एकाकीपन, मन का एक एक कमरा कब और कैसे खुलता चला गया पता ही नहीं चला। वाणी हर उस कोने की अपेक्षित सीलन दिखाने को आतुर हो गई थी जिसे धूप में सुखाने के लिए भी कभी मन के दरवाजे नहीं खोले थे, किसी के सामने नहीं खोले थे। कोई इस लायक लगा ही नहीं था। कभी शादी क्या है, एक समझौता ही तो है। एक जीवन का अधूरापन दूसरे जीवन के अधूरेपन के साथ समझदार समझौता कर लेता है। सोचता है कि प्यार पनप जाएगा, लेकिन नहीं। जो जुड़ता नहीं है वो हमेशा दूसरे का उपयोग करने को तत्पर रहता है, और जो टूटने से बचना चाहता है वो खुद को दूसरे के हिसाब से ढालता चला जाता है और जिंदगी इस खुशफहमी में गुजार देता है कि मुकम्मल जहां तो किसी को नहीं मिलता। अचानक एक बौछार के साथ कुछ बर्फ के टुकड़े आए और मेरी गालों और बालों की लटों पर अटक गए तो मेरी जैसे तंद्रा सी भंग हुई। मैंने अचकचाकर खिड़की से निगाह हटाकर खुद को देखा। मेरे हाथ शॉल और कंबल से बंधे थे। तभी मेरी निगाह उसकी ओर गई। उसके चेहरे पर वही मुस्कान और बोलते जाने का अनुग्रह सा था, और वह मेरी ओर हाथ बढ़ा रहा था। तब अचानक ध्यान आया कि मैं खुद से नहीं उससे बात कर रही हूँ। मैं भूल गई कि मुझे हाथ बाहर निकालकर चेहरे से बर्फ पोंछनी है। मैं कहाँ हूँ, किससे बात कर रही हूँ, कितना कुछ बोल गई हूँ, ये क्या हो गया था मुझे? मेरे चेहरे पर तीव्र गति से भागते बादलों की तरह जाने कितने भाव आने जाने लगे। मेरी आंखों में दो मोटी बूंदें छलक पड़ी
उफ, इतनी ठिठुरती ठंड में ये कौन सी तपिश थी जिसने मेरे हृदय में जमी पीर को वाष्पित कर दिया था। बाहर के तूफान से बचने के लिए कौन सा तूफान मोल लिया था मैंने। शायद मेरे भाव मेरे चेहरे पर पढ़ लिए थे उसने, और फिर जैसे मेरी असहजता को सहजता में बदलने की खामोशी प्रतिबद्धता आपकी विस्तारित आंखों में ओस की पहली बूंद सा तारल्य है। स्निग्ध होठों पर दुनिया की सबसे सुंदर मुस्कान, चेहरे पर बालपन सी कौतूहल भरी मासूमियत और पूरे व्यक्तित्व में उन्मुक्त पंछियों की सहजता है। बिल्कुल वर्ड्सवर्थ की नायिका की तरह प्यारी सी सहज सरल निर्बल निर्द्वंद और निश्चल। आपसे मिलने से पहले मैं भी कई समीक्षाओं की तरह यही सोचता था कि वर्ड्सवर्थ की प्रियसी नायिका वास्तविकता में होकर सिर्फ उनकी कल्पना थी, मगर आपको देखा तो यकीन आ गया कि कोई कल्पना नहीं है, वो सम्मोहक सौंदर्य। और मेरा मानना है कि आपके शरीर का ये सौंदर्य आपके खूबसूरत मन का ही प्रतिबिंब है। जी, मैं तो आता ही है कि आपको छूकर देख लूं। आप हैं भी या उसमें अपनी उसी सामूहिक मुस्कान के साथ एकटक मुझे देखते हुए 2 कदम आगे बढ़कर उंगलियों के पिछले हिस्से से मेरा स्कार्फ पकड़कर उससे ही बहुत होले से मेरे गालों में बालों से बर्फ पहुंच दी। जाने कितनी बिजलियां दौड़ गई शरीर में, एक साथ उसने मेरे गाल ही नहीं छुए, मेरे वजूद को छू दिया था। उसे तो पता ही नहीं, पर मुझे आज मेरे होने का एहसास हो गया। सिर्फ होने का ही नहीं, बहुत विशिष्ट अतुलनीय होने का एहसास हो गया था। जाने कितनी देर मैंने हचकचाई आंखें उसकी आंखों में जाने कौन सा अनदेखा अनजाना सच तलाशती रही। उनमें साफ लिखा था कि उसने ही नहीं, मैंने भी उसे कहीं बहुत गहरे छू दिया है। उफ, क्या कर डाला है मैंने। अपने मन को अनावृत करके मुझे लगा मेरी आंखें किसी आसन्न खतरे से सहम गई हैं। फिर लगा नहीं, वो किसी किशोरी की भांति प्रथम पढ़ने के प्रथम स्पर्श के भार से झुक गई हैं। मैं अपने गालों पर दहकते अंगारे महसूस कर रही थी, पर नहीं जानती थी कि वो भय से आरक्त थे या लज्जा से। उसके बाद खामोशी इतनी मुखर हो गई कि उसे शांत करने के लिए कुछ बोलना जरूरी हो गया। सुबह 7 बजे ही बस है मेरी। बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से कुछ निकला, मेरे ख्याल है आप कुछ देर सो लें, मैं रजाई ला देता हूँ। उसने इतनी तत्परता से उत्तर दिया कि मुझे लगा ये खामोश नजदीकियां उसे भी मेरी तरह इतना ही डरा रही थी। लेटते ही मेरी पलकें झपकने लगी। सुबह बाहर निकली तो आकाश की तरह धरती भी धुली पुछी साफ और खूबसूरत दिख रही थी। मैंने देखा सारी सीमाएं रेखाएं अपनी जगह थी। मन आश्चर्यचकित सा सोच रहा था, कल कहाँ से आया था इतना सारा पानी और आज कहाँ चला गया। आपकी बस एक जलस्रोत पर रुकेगी, वहां उतरकर उसे देखिएगा जरूर, बहुत सुंदर है, उसने मुझे बस में बैठाते हुए कहा। न जाने कितने वाक्य मेरे मन में घूमते जा रहे थे। थैंक यू फॉर ऑल, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर जुबान को जैसे ताला लग गया था। उसे ये बताने के लिए मेरे पास शब्द कहाँ थे कि क्यों इस रिश्ते को दोस्ती का नाम नहीं देकर आगे नहीं बढ़ा सकती। कहने का साहस नहीं था कि खुद से डरती हूँ। कंडक्टर ने सीटी बजाई तो भावों को शब्दों में ढाल न पाने की बेबसी में मैंने अपने हाथ खिड़की से बाहर निकालकर उसके दोनों हाथ थाम लिए। मैंने देखा उसकी आंखों में मोती से चमकने लगे थे जिनमें मेरा प्रतिबिंब था। फिर लगा उसकी आंखें आकाश बन गई हैं या फिर समंदर जिसके विस्तार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लगा मैंने जो कुछ भी नहीं कहा उसने सब सुन लिया है। हमारी आंखें एक दूसरे की आंखों में एकटक देख रही थी। लगा उसे आसपास कुछ भी नहीं था। वक्त ठहर सा गया था, जैसे फूलों पर मंडराती तितलियां या हवा में हिलता गुलाब जब स्थिर हो गए थे। यह मेरे और उसके अलावा इस ब्रह्मांड में और कोई है ही नहीं। और हमारे छूटना न चाहने वाले हाथ धीरे धीरे छूटते हुए जैसे नदी अपने तटबंधों में बंधी बहती ही चली जाती है। बस चलने के बाद पनीली दृष्टि अपनी हथेलियों पर पड़ी तो देखा उन पर एक कागज का टुकड़ा रखा था। उसमें एक फोन नंबर और मेल आईडी थी। लिखा था, अगर जीवन में कभी भी किसी भी चीज के लिए आपको लगे कि मैं आपके काम आ सकता हूँ तो हिचकिचाइएगा मत। अब मेरी आंखें अंबर बन गई। सदियों से जमती गई बूंदे उमड़ पड़ी। मैं भले ही कुछ न कह पाई थी, पर उसने कुछ न कहकर भी एक पंक्ति में सब कुछ कह दिया था। प्लेटोनिक लव मेरे मन की छोटी सी कटोरी में निर्जर बनकर बरस गया था। भले ही मुझ में उसे थामकर रखने की पात्रता नहीं थी, पर उसके कभी जीवन में आए होने का एहसास भी कम सुखद नहीं था। एक अमूल्य निधि पाकर खो दी थी या खोकर पाली थी, कह नहीं सकती। तभी जल स्रोत आ गया। मैं उतरकर उसे देखने लगी। नयन ठहर से गए। कितनी खूबसूरत धारा थी। कह रहा था, नदी ने